नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 35 डार्क शेडो। तुम तुम्हारा नाम आदित्य मदान है। कल्पना आश्चर्यचकित होते हुए केल्विन से पूछती है, लेकिन केल्विन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह पूरी तरह से कल्पना को नजरअंदाज कर देता है। उसके इस व्यवहार से कल्पना को गुस्सा आने लगता है और वह चिल्लाने लगती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं? अगर इतना गुस्सा है तो चलो एक मैच कर लेते हैं। कल्पना का आवाज सुनकर केल्विन भी गुस्से में चिल्लाते हुए जवाब देता है, ऐसी बात है तो चलो फिर एक मैच ही कर लेते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे मेरा पुराना हिसाब चुकता करना है। कल्पना भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रुको रुको, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? आदित्य उनके झगड़े में दखल देकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। आदित्य, तुम्हें पता नहीं है, इसने मेरे पापा की बेइज्जती की है। कल्पना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कौन है तुम्हारे पापा और मैंने कब तुम्हारे पापा की बेइज्जती की है? मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। केल्विन कल्पना की बातें सुनकर उलझन में पड़ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ। कल्पना, तुम केल्विन को माफ कर दो। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। आदित्य दोनों का झगड़ा रोकते हुए कल्पना से कहता है, आदित्य भाई, तुम इस बदतमीज लड़की से माफी क्यों मांग रहे हो? केल्विन आदित्य को कल्पना से माफी मांगते देख चिल्लाता है, आदित्य, तुम पहले शांत हो जाओ। मैंने पहले भी कहा था, झगड़े और गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को शांत रहना चाहिए। आदित्य केल्विन को समझाते हुए कहता है, कल्पना, मैं तुम्हें भी बता रहा हूं, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को शांत रहना चाहिए। आदित्य कहता है। असल में उनके झगड़े का कारण और कोई नहीं बल्कि खुद आदित्य था। आदित्य की बातें सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। उन्हें शांत होता देख आदित्य भी राहत की सांस लेता है। तभी आदित्य के प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं। आदित्य, तुमने तो आज कमाल कर दिया। ये बहुत गर्व की बात है कि तुम हमारे स्कूल के छात्र हो। प्रिंसिपल आदित्य के पास आकर उसकी तारीफ करते हैं। उनकी बातें सुनकर आदित्य मुस्कुराता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, आदित्य मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से कहता है। फिर वह उन्हें अलविदा कहकर कल्पना, केल्विन और क्यारा के साथ मार्शल हॉल से बाहर निकलता है। आदित्य, तुम तो पहले से बहुत बदल गए। आदित्य केल्विन को देखते हुए कहता है, आदित्य भाई, अगर आप उस दिन मुझे गाइड नहीं करते तो मैं आज ऐसा नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गाइड करने के लिए। केल्विन आदित्य को देखते हुए कहता है। आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता है, इसमें मैंने क्या किया? तुम अपनी मेहनत की वजह से आज यहाँ हो। दूसरी तरफ वहां मौजूद लोग केल्विन को आदित्य के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात करते देख हैरान रह जाते हैं। उनका हैरान होना लाजमी था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले केल्विन को किसी के साथ इतनी दोस्ताना बातचीत करते हुए नहीं देखा था। लेकिन यहाँ केल्विन का आदित्य के साथ इतनी आसानी से घुल मिलकर बातें करना सच में चौंकाने वाली बात थी। मार्शल हॉल से बाहर निकलने के बाद आदित्य कल्पना और केल्विन को अलविदा कहकर क्यारा के साथ अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य, क्या वह लड़का तुम्हारा दोस्त है? क्यारा आदित्य से पूछती है। हाँ, वह मेरा दोस्त है। हम बचपन में एक बार मिले थे। आदित्य क्यारा को केल्विन के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी बातें सुनकर क्यारा सिर हिलाती है और दोनों बातें करते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। रात का समय था। आदित्य अपने आसपास देखता है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। क्यारा, जल्दी चलो यहां से। आदित्य क्यारा का हाथ पकड़ता है और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्यारा आदित्य को अचानक बेचैन होते देख हैरान हो जाती है। क्यारा, कोई हम पर नजर रख रहा है और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आदित्य क्यारा को बताता है। उसकी बातें सुनकर क्यारा चौंक जाती है। क्या? कौन हम पर नजर रख रहा है? मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, जल्दी से चलो यहां से, आदित्य क्यारा से कहता है। फिर दोनों तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। असल में आदित्य को वही खतरनाक ऊर्जा महसूस हो रही थी जो एक बार शॉपिंग मॉल में उस अजीब लड़के के अंदर से आ रही थी। लेकिन यह ऊर्जा उस लड़की की ऊर्जा से अलग थी।
जिससे आदित्य का पहले सामना हुआ था। आदित्य और क्यारा तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दीवार पर एक काली परछाई दिखाई देती है। आदित्य और क्यारा देखते हैं कि वह परछाई किसी इंसान की थी। वे दोनों उस परछाई को देख ही रहे थे कि वह परछाई अचानक हिलती है। पलक झपकते ही वह परछाई दीवार से निकलकर आदित्य और क्यारा के सामने आ जाती है। उनके करीब पहुंचकर वह परछाई आदित्य पर जोरदार मुक्का मारती है। उस पंच की ताकत से आदित्य हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उस शक्तिशाली पंच की तीव्रता महसूस कर आदित्य हैरान रह जाता है। वहीं आदित्य पर हमला होते देख क्यारा को गुस्सा आ जाता है। वह परछाई पर हमला करने लगती है, लेकिन उसका एक भी वार उस परछाई को छू भी नहीं पाता। क्यारा को उस परछाई पर वार करते देख आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। चैप्टर 36 रेड हेला। क्यारा उस काली परछाई पर लगातार अपने पंच और किक्स से हमला कर रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसके हमले उस परछाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वह परछाई क्यारा पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर रही थी। उसका टारगेट सिर्फ आदित्य था। जैसे ही आदित्य खड़ा होता, वह परछाई फिर से उस पर हमला कर देती, लेकिन इस बार आदित्य अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। अपने अटैक को नाकाम होते देख वह परछाई और भी तेजी से आदित्य पर हमला करने लगती है। क्यारा, यहाँ से चली जाओ। आदित्य उस परछाई के हमलों को डॉज करते हुए चिल्लाता है। आदित्य की बात सुनकर क्यारा हिचकिचाने लगती है। क्यारा, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। आदित्य उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। क्यारा आदित्य की बात सुनकर अपना सिर हिलाती है और वहां से जाने लगती है। उधर आदित्य को उस परछाई से निपटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अगर उसका शरीर आम इंसानों से ज्यादा मजबूत नहीं होता तो वह अब तक मर चुका होता। अचानक वह परछाई आदित्य के सीने पर जोरदार पंच मार देती है। आदित्य खुद को उस हमले से नहीं बचा पाता। वह पंच इतनी भयानक ताकत के साथ लगता है कि आदित्य उड़कर एक दीवार से जा टकराता है। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून निकलने लगता है। आदित्य की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त मर सकता है। वह परछाई आदित्य को खत्म करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी ओर आते देख आदित्य अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वह परछाई पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन वह परछाई अचानक उसके पास आकर रुक जाती है। आदित्य हैरान रह जाता है। वह परछाई एक स्टैचू की तरह वहीं खड़ी थी, बिना कोई हलचल किए। ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही? आदित्य सोचने लगता है। वह अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी किसी लड़के की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगती है। आदित्य उस दिशा में देखता है। वहां काली धुंध में से एक इंसान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपने चेहरे पर काला नकाब लगा रखा था। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह काली परछाई धुंध में बदलकर उस इंसान के अंदर समा जाती है। आदित्य उसे गौर से देखता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही अजीब लड़का था जिसे आदित्य ने शॉपिंग मॉल में देखा था। लड़का उसके पास आकर अपने चेहरे से नकाब उतार देता है। उसका चेहरा किसी राक्षस की तरह था, शैतानी और बेरहम। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, किसी पत्थर की तरह ठंडी और निर्मम। यह सब उसे और भी डरावना और शैतानी बना रहा था। वह लड़का किसी नर्क से आए राक्षस जैसा लग रहा था। कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदित्य उस अजीब और बेरहम लड़के को घूरते हुए पूछता है। लड़का हंसता है। इंसान कितने कमजोर होते हैं, कमजोर और लाचार। वह अपने चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान लिए कहता है, तुम कौन हो? आदित्य दोबारा पूछता है। मेरा नाम निकेटस है और मुझे की ऑफ रेड हेला चाहिए जो तुम्हारे पास है, निकेटस कहता है। की ऑफ रेड हेला? आदित्य बड़बड़ाता है। मुझे वह चीज़ दे दो और मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, निकेटस शैतानी चमक के साथ कहता है। की ऑफ रेड हेला का जिक्र सुनकर आदित्य उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि निकेटस उसी पेंडेंट की बात कर रहा था, लेकिन वह उसे की ऑफ रेड हेला क्यों कह रहा था और रेड हेला क्या है? अब उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमने लगते हैं। कि किस की बात कर रहे हो तुम? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आदित्य जवाब देता है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर माजरा क्या है। निकेटस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लगता है तुम आसान मौत नहीं मरना चाहते, निकेटस गुस्से में कहता है। फिर वह आदित्य के सिर को टारगेट करते हुए एक पंच मारता है।
उसका पंच बंदूक से निकली गोली की तरह तेजी से आदित्य की ओर बढ़ता है। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी हमला करेगा। पेशेंस नाम की चीज तो है ही नहीं इस बंदे में, आदित्य सोचता है। फिर अचानक उसकी आंखें नीली रोशनी में चमकने लगती हैं। आदित्य तेजी से अपना एक पंच निकालता है। जैसे ही उसका पंच निकेटस के पंच से टकराता है, हड्डियां टूटने की आवाज आती है। निकेटस हवा में उछलता है और दूर जाकर एक खंभे से टकरा जाता है। इस वक्त निकेटस आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह अपने हाथ की ओर देखता है। उसका हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई थीं, जो उसकी चमड़ी को फाड़कर बाहर निकल रही थी। अपने हाथ की हालत देखकर निकेटस आदित्य की ताकत का एहसास करता है। नामुमकिन, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। एक मामूली इंसान के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। निकेटस हैरान था। फिर वह अपने टूटे हुए हाथ को काले धुंध से ढकने लगता है। इस वक्त निकेटस की आंखों में आदित्य के लिए नफरत भरी हुई थी। वह नफरत भरी आंखों से आदित्य की ओर देखता है। उधर आदित्य भी हैरान था। उसे पता था कि उसके अंदर एक ब्लू एनर्जी है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इतना पावरफुल होगा। आदित्य निकेटस की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी वह मुस्कान किसी भी तरह सामान्य नहीं लग रही थी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।